हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रथमः पाठ, पहला पाठ का रिवीजन। वयम वर्णमालां पठामः, हम सब वर्णमाला को पढ़ते हैं। तो इसका रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। वर्ण द्विविधा भवन्ति, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वरा व्यंजनानि च, स्वर और व्यंजन। तो पहला आता है स्वरा अर्थात स्वर। स्वरनाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात स्वरों के उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य की सहायता नहीं होती है। स्वरा द्विविधा संति, स्वर दो प्रकार के होते हैं। समान अक्षराणि संधि अक्षराणि च, समान अक्षर और संधि अक्षर। तो पहला पढ़ते हैं समान अक्षराणि। वर्णमालायाम आद्रो ये सामान्यः स्वरा संति, वर्णमाला के प्रारंभ में जो सामान्य स्वर हैं ते समान अक्षरा स्वरा भवन्ति, वे समान अक्षर स्वर होते हैं। तो यहाँ पर दो वर्ग दिए गए हैं, एक तो ह्रस्व का और दूसरा दिया है दीर्घ का। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जिन वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम कहते हैं ह्रस्व, और जिन वर्णों को बोलने में दो मात्रा का समय लगता है उसे हम कहते हैं दीर्घ। अब एक बार इन्हें हम बोल के देखते हैं। अ, ई, उ, री, री। देखिए, इन्हें बोलने में हमें एक मात्रा का समय लगा है। अब इन्हें देखते हैं। आ, ई, उ, री। इन्हें बोलने में दो मात्रा का समय लगा है। री का कोई दीर्घ रूप नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं संधि अक्षराणि, संधि के अक्षर। द्यो निश्चित स्वरियो संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्णा जायन्ते, दो निश्चित स्वरों के संधि के द्वारा जो नवीन स्वर वर्ण बनते हैं ते वे संधि अक्षरा स्वरा भवन्ति, संधि अक्षर स्वर होते हैं। तो ये कितने होते हैं? ये चार होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ। अब यहाँ लिखा है दो निश्चित स्वरों के संधि द्वारा ये नवीन स्वर वर्ण बनते हैं। तो कैसे बनते हैं? देखिए, ये दो स्वर दिए हैं तो इन दोनों से मिलकर क्या बना? नवीन स्वर बना। ठीक है, तो अ और ई मिलकर ए बना, और उ मिलकर ओ बना, अ और ए मिलकर ऐ बना, और ओ मिलके औ बना। अब यहाँ दिया है संधि अक्षराणाम ह्रस्वः न सन्ति, संधि अक्षरों के छोटे रूप नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अनुनासिका स्वरा। मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिताः स्वराः अनुनासिक स्वरा भवन्ति। मुख के साथ नाक से भी उच्चारित किए गए स्वर अनुनासिक स्वर होते हैं। जिन स्वरों को बोलने में नाक की सहायता ली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है अंग, आंग, इंग, इंग। तो ये सब क्या है? अर्थात जिन पर भी चंद्र बिंदु आता है वे अनुनासिक स्वर होते हैं, अर्थात वह नाक की सहायता से बोले जाने वाले शब्द हैं। अब दूसरा पढ़ता है व्यंजनानि। व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायतायाः अपेक्षा अवश्यम भवति। व्यंजन के उच्चारण में किसी न किसी स्वर की सहायता अवश्य होती है। अतः इसलिए वर्णमाला में व्यंजनानाम व्यंजनों के उच्चारणार्थम उच्चारण के लिए सर्वत्र सभी जगह स्वरस्य स्वर को योजनम भवति जोड़ना होता है। इसलिए वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए सभी जगह स्वर को जोड़ना होता है। अब यहाँ पर दिया है क, दिया है ख, ग, घ। तो इसके उच्चारण के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अ स्वर को जोड़ना होगा, तो तभी हम इसका अच्छे से उच्चारण कर सकेंगे। तो अभी यह अधूरा है, तो ऐसे जब स्वर जोड़ा गया तो ये पूरा बना। तो कैसे? आधा क में अ जोड़ा तो क बना, आधा ग में अ जोड़ा तो ग बना। अत्र व्यंजनम केवलम इत एव अस्ति, यहाँ व्यंजन केवल आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ यही है। ये सभी व्यंजन अधूरे हैं। इनके साथ जब अ जुड़ता है या स्वर जोड़ा जाता है तो ये क्या बन जाता है? ये तब यह पूरे व्यंजन बनते हैं। अत्र यहाँ स्वरः स्वर केवलम केवल उच्चारणार्थम उच्चारण के लिए योजित अस्ति जोड़ा गया है। तो यहाँ केवल स्वर को उच्चारण के लिए जोड़ा है।
व्यंजनानां चत्वारो भेदा सन्ति। व्यंजन के 4 भेद होते हैं। तो पहला आता है स्पर्श्याः वर्ग्याः वर्णा। तो वर्ग्याः वर्णा का अर्थ होता है वर्गीय वर्ण। मतलब ये जो वर्ण दिए हुए हैं, जो व्यंजन दिए हुए हैं, इन व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है, मतलब 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो ये क्या बन गए हमारे वर्गीय वर्ण। अब देखिए क, ख, ग, घ, ण, ये सब क्या है, ये क वर्ग में आते हैं। तो इनका एक नाम दिया गया है क वर्ग। अब च, छ, ज, झ, ण्य, ये सब क्या है, च वर्ग में आते हैं। तो इनका क्या नाम दिया गया है, ये च वर्ग। वैसे ही ट, त, प, इन पांचों में इन 25 वर्णों को बांटा गया है। अब इसी का दूसरा नाम है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण क्यों होता है, व्यंजन वर्णा स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण पंचेषु वर्गेषु विभक्ताः भवन्ति। व्यंजन वर्ण अपने उच्चारण स्थान के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ जो क वर्ग दिया गया है, तो ये क वर्ग क्या है, इसके अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वह कहाँ से बोले जाते हैं, आप एक बार बोल के देखिए। क, ख, ग, घ, ण, मतलब कंठ से बोले जा रहे हैं, गले से बोले जा रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये जो वर्ण होते हैं यह अपने उच्चारण स्थान के अनुसार बोले जाते हैं। तो ये क वर्ग कौन सा स्थान हो गया है, ये कंठ हो गया है। इसे हम क्या कहेंगे, कंठ वर्ण। अब दिया है च वर्ग। च वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं वह कहाँ से बोले जाते हैं, आप बोल के देखिए। च, छ, ज, झ, ञ, यह क्या हो रहा है, जीभ हमारी क्या कर रही है, तालु को टच कर रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, तालव्य वर्ण। ठीक है, तो एक बार इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। स्पर्श वर्ण क्या होते हैं, इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो पहला जो क वर्ग दिया है वह कहाँ से बोले जाते हैं, इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वह गले से बोले जाते हैं, जैसे हमने अभी बोल के देखे थे। फिर दूसरा आता है च वर्ग। तो च वर्ग में क्या होता है, हमारी जो जीभ है वह तालु को टच करती है, इसलिए हम इसे स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। तो ये कैसे होते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। अब देखिए ट वर्ग। ट वर्ग में क्या हो रहा है, हमारी जो जीभ है वह मूर्धा को टच कर रही है, मूर्धा तालु के पास होती है। आप इसे बोल के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जबान या आपकी जीभ या आपकी जीभा किस पार्ट को टच कर रही है। ट, ठ, ड, ढ, ण। अब देखिए चौथा है त वर्ग। त वर्ग में क्या होता है, हमारी जीवा दांतों पर जब टच करती है, दांतों पर जब स्पर्श करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, दंत्या वर्णा। तो ये हमारे वर्ण कौन से हो गए जो दांतों को स्पर्श करती है, त वर्ग के। त, थ, द, ध, न। अब पांचवा आता है प वर्ग। प वर्ग में जितने भी वर्ण हैं वह सब होठों की सहायता से बोले जा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ओष्ठ्या वर्ण। जब होठ आपस में स्पर्श करते हैं तो वो कौन से होते हैं, प, फ, ब, भ, म। एक और इसके अंतर्गत आता है, देखिए कि लास्ट के जितने भी वर्ण हैं ये सभी वर्ण नासिक्या वर्ण के अंतर आते हैं, मतलब इन वर्णों को बोलने के लिए नाक की सहायता ली जाती है। अब हम पढ़ते हैं अंतस्थ वर्णः। अंतस्थ वर्ण, इसके अंतर्गत 4 व्यंजन आते हैं, य, र, ल, व। अंतस्थ वर्णा बहुत्र स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते। अंतस्थ वर्ण सभी स्वर वर्णों के स्थान पर बनते हैं, अतः इसलिए एते इन्हें अर्धस्वरा आधे स्वर इत्यपि भी उच्यन्ते कहते हैं, इसलिए इन्हें आधे स्वर भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 स्वर दिए गए हैं, तो ये क्या कह रहा है कि स्वर वर्णों के स्थान पर ये चारों व्यंजन बनते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों स्वर दिए हैं, इन दोनों से मिलकर क्या बना है, य, ई और अ से।
तो जहां पर भी ई आता है वहां पर य बनता है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, द में छोटी ई की मात्रा मतलब ई का स्वर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है पास में, अपी मतलब अ, तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं, य। ठीक है, तो इससे बना यद्यपि। फिर दूसरा देखिए, री और अ मिलकर क्या बना रहे हैं, आधा र। अब इसमें त में री की मात्रा है तो री ऋषि का हम यहां लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये किससे बन रहा है, अ से। अ से क्या बन रहा है, र बन रहा है। जब हमने त में से री की मात्रा हटाई तो ये क्या बन गया, आधा त। और फिर इसमें ये र मिला तो क्या बन गया, त्र। तो हमने क्या लिखा, पित्राज्ञा। अब देखिए री और अ मिलकर क्या बनते हैं, ल बनता है। तो देखिए ये मिलकर क्या बनाया हमने, री और अ मिलकर क्या बना, आधा ल। अब हमने इसमें आ की मात्रा लगाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ दिया है तो यहाँ पे इसको आ की मात्रा लगाई तो ये क्या बन गया, ला। तो लाकृति। अब देखिए स्वागतम, उ और अ मिलकर क्या बन रहा है, आधा व। तो जो स में किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, ये ऊ और अ मिलकर क्या बना, व। अब व में आ की मात्रा मिलाई तो क्या बन गया, ये वा। ठीक, तो जब हमने स में से ऊ की मात्रा हटाई तो स क्या बना, आधा, फिर वागतम। तो क्या हो गया, ये स्वागतम। एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए ये दिया है यदि अपि। अब य लिखा, द में से छोटी ई की मात्रा हटाई तो क्या हुआ, द आधा बन गया। फिर इसमें ई लिखा और यहां से अ लिखा तो क्या बन गया, ये य। तो क्या बन गया, ये यद्यपि। लाकृति, रि और आ से क्या बना, ला। तो लाकृति। सु की जो छोटी ऊ की मात्रा है, अब हमने यहां लिख दिया ऊ और यहां का हमने अ लिखा तो ये क्या बन गया, आधा व। अब इसमें आ की मात्रा लग रही है तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने आ लिख दिया, फिर ये क्या बन गया, वा। तो स्वागतम। अब तीसरा आता है उष्म वर्ण। उष्म वर्ण, उष्म वर्ण के अंदर ये चार व्यंजन आते हैं, श, क्ष, स, ह। उष्मणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्ण वायु निससरती। उष्म व्यंजन के वर्णों का उच्चारण करते समय मुखात मतलब मुख से उष्ण गरम, वायु हवा निससरती निकलती है। तो उष्म व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से गरम वायु निकलती, तो उसे हम क्या कहते हैं, उष्म वर्ण या उष्म व्यंजन। जब आप इन वर्णों को बोलते समय अपने मुख के आगे हाथ रखेंगे तो आप पाएंगे कि मुंह से गर्म हवा निकल रही है। आप बोल के देखिए, श, स, ह। अब चौथा है अयोगवाहो वर्णो। अयोगवाह वर्ण, इसके अंतर्गत दो व्यंजन आते हैं, अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति, अयोगवाह विशेष व्यंजन वर्ण है। अत्र उच्चारणार्थम, यहाँ उच्चारण के लिए स्वरस्य संयोजनम, स्वरों का संयोजन पूर्वम भवति पहले होता है, न तो पश्चात न कि बाद में। अत्र द्यो अयोगवाहो स्तः, यहाँ दो अयोगवाह दिए हैं, तो पहला दिया है अनुस्वार और दूसरा दिया है विसर्ग। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं यहाँ स्वर का जो संयोजन होता है वो पहले होता है। देखिए आपने पहले क देखा था कि जब हमारा ये क व्यंजन था तो हमने क्या किया, इसके बाद में अ को जोड़ा था तो ये क्या बना था, क। अब ये कह रहा है कि अयोगवाह में पहले स्वर जुड़ता है उसके बाद व्यंजन लगता है। तो पहले स्वर क्या हो गया, पहले स्वर लिखा हमने अ, उसके बाद हमने अनुस्वार लगाया तो क्या किया हमने, ये बाद में व्यंजन जोड़ा है। अत्र अपि अनुस्वारः केवलम
तथा विसर्ग केवलम इत्येव अस्ति। यहाँ पर अनुस्वार केवल यह है और विसर्ग केवल यह है। एवमेव अत्रापि, इसलिए यहाँ भी पूर्व योजितः पहले जोड़ा जाता है। स्वर केवलम उच्चारणार्थम अस्ति, केवल उच्चारण के लिए जोड़ा जाता है। इसलिए यहाँ पर पहले अस्वर जो जोड़ा जाता है केवल उच्चारण के लिए जोड़ा जाता है। व्यंजने है सह सर्वेषाम अपि स्वरणाम संयोजनम भवति। व्यंजनों के साथ सभी स्वरों का संयोजन होता है, अर्थात केवल अ और आ ये दोनों ही स्वर नहीं जुड़ते हैं, सभी स्वरों का संयोजन होता है। अर्थात इसमें ई भी जुड़ेगा, बड़ी की मात्रा भी जुड़ेगी, ऊ, ये सभी क्या है, ये सभी स्वर हैं, तो सभी स्वरों का संयोजन होता है। व्यंजने सह सर्वणाम संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति। व्यंजनों के साथ स्वरों के संयोजन से गुणित अक्षर होते हैं। ये क है, क में अ का संयोजन हुआ, या क में अ को जोड़ा तो क्या बना, क। अब ये क में आ को जोड़ा तो बना का, क में छोटी ई की मात्रा जोड़ी तो बनी की, क में बड़ी ई की मात्रा जोड़ी तो बना की, क में छोटे ऊ की मात्रा को जोड़ा तो बना कु, और क में बड़े ऊ की मात्रा को जोड़ा तो बना कु। उसी तरह एक हम ग देख लेते हैं। देखिए, ग में अ का जब संयोजन हुआ या ग में अ को जोड़ा तो क्या बना, ग। जब ग को आ से जोड़ा गया तो बना गा। फिर ग को छोटी ई की मात्रा से जोड़ा तो बना गी। ग में जब बड़ी ई की मात्रा जोड़ी तो बना गी। ग में छोटे ऊ की मात्रा को जोड़ा बना गु। जब ग में बड़े ऊ की मात्रा को जोड़ा तो क्या बना, गु। देखिए, इसको एक बार हम अच्छे से और समझ लेते हैं। ये क दिया है, ये क्या है, आधा है, व्यंजन है। अब स्वर के साथ ये क्या बन जाएगा, आधे क को अगर अ के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, क। तो ये क्या हो गया, गुणित अक्षर हो गया। अब हमने प में ई की मात्रा को जोड़ा तो ई क्या है, छोटी ई है, तो क्या बन गया ये पी। तो जब हम व्यंजन को स्वर के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है, गुणित अक्षर बनते हैं। अब देखिए, र में छोटे ऊ को जोड़ा तो क्या बन गया, रू। र में बड़े ऊ को जोड़ा तो बना रू। ट में बड़ी ई की मात्रा को जोड़ा तो बना टी। ल में री की मात्रा को जोड़ा तो बना री। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, स्वरों को व्यंजन के साथ जोड़ा जा रहा है, मतलब व्यंजन के साथ उनकी मात्राओं को जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहे हैं, गुणित अक्षर बन रहे हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा था अयोगवाह। अयोगवाह में क्या था कि स्वर पहले आता है और व्यंजन बाद में आता है। तो यहाँ पर क्या है, ये अयोगवाह है। अयोगवाह में क्या होता है, स्वर पहले आ रहा है और ये जो विसर्ग है यह व्यंजन है, तो ये क्या हो रहा है, बाद में आ रहा है। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, क में अ जोड़ा, क, उसके बाद फिर यह विसर्ग लगा तो हमने क्या लिखा, कह। स में छोटी ई की मात्रा लगाई, फिर हमने अयोगवाह लगाया, मतलब अनुस्वार। तो क्या बना ये, स में छोटी की मात्रा सी और अनुस्वार सींग। अब पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजनानि। एकाधिक व्यंजन वर्णानाम मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। एक से अधिक व्यंजन वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। तो वो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, मुख्य रूप से 4 होते हैं। देखिए, श, त्र, ज्ञ और द्य। तो हम पहला देखते हैं क्ष। देखिए, यह क्या हुआ, यह 2 व्यंजनों के मेल से एक नया वर्ण बना है। क और श, आधा क और श मिलकर क्या बना, अक्ष। मतलब इसे बोला कैसे जाता है, जब हम क बोलना के लिए तैयार होते हैं और हम श बोलते हैं। अब बोलने देखिए, क्ष, तो आधा क, श और अ मिलकर क्या बन रहा है, क्ष।
अब त्र देखिए, आधा त और र और अ मिलकर क्या बन रहा है? त्र। अब आप इसको बोल के देखेंगे तो पहले जैसे ही हम त बोलने लगते हैं और फिर हम र बोल देते हैं तो त्र का साउंड आता है, त्र। ठीक है, तो इससे क्या बना ये? त्र। अब तीसरा देखिए, आधा ज और न्य बनकर क्या बना? ज्ञ। आधा द और य मिलकर क्या बना? द्य। अब यहाँ पर इन्होंने वर्ण वियोग भी किया है। तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, कक्षा। तो देखिए इसमें इन्होंने कैसे वर्ण वियोग किया है। अब यहाँ पर वर्णों को वियोग करना सिखाया है। तो कैसे किया इन्होंने वर्णों को वियोग? आधा क और अ मिलकर बना क। आधा क, आधा श और आ मिलकर क्या बना? कक्षा। अब दूसरा देखिए, पत्रम कैसे बना? आधा प और अ मिलकर बना प। आधा त, र और अ मिलकर बना त्र। और म आधा है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, पत्रम। अब देखिए ज्ञानम। ज्ञानम कैसे बना? आधा ज और न्य और आ मिलकर क्या बना? ज्ञा। आधा न और अ मिलकर बना न। और म आधा है तो हम इसको वैसे लिख देंगे, तो यह बना ज्ञानम। अब ये विद्या है। विद्या कैसे बना? व में छोटी ई की मात्रा, तो क्या बनाइए? वी। द और य बन के क्या बना? द्य। और आ, तो ये बन गया विद्या। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एवमेव सर्वेषां व्यंजनानां सर्वे व्यंजने सह मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। इस प्रकार सभी व्यंजनों को दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ने से या मिलाने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। तो इससे पहले जो हमने व्यंजन पढ़े तो वो क्या थे? वो दो व्यंजन को जोड़ने से एक नया व्यंजन बन रहा था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब दो व्यंजन आपस में मिले तो एक नया वर्ण बने। जब एक वर्ण आधा हो और एक पूरा हो तो वह जुड़कर इस तरह से बनते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है चाणक्य। अब इसमें आधा क था और पीछे व्यंजन था, तो जुड़कर क्या बन गया? क्य, चाणक्य। वैसे ही ये देखिए अर्णव। अब यहाँ पर र आधा था और अण पूरा था, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों व्यंजन हैं। तो ये जब दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा? जो आधा र है वह पीछे वाले वर्ण जो पूरा है उसके ऊपर इस तरह से लकार के रूप में आ जाएगा। अब दिया है मंत्र। मंत्र में देखिए आधा न दिया है और त्रह दिया है, तो ये क्या है? ये दोनों संयुक्त व्यंजन हो गए, क्योंकि दोनों ही व्यंजन है, इन दोनों के बीच में स्वर नहीं है। एक आधा है एक पूरा है, तो दोनों को मिलाकर जो वर्ण बनता है वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए जो क्र दिया है, क्र कैसे बना है? आधा क है और उसमें र का साउंड पूरा आ रहा है, क्र। तो ये क्या बन गए? ये संयुक्त व्यंजन बन गए। जब एक व्यंजन आधा हो और एक पूरा हो तो दोनों को मिलाकर क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन। इधर देखिए, इसमें ये देखिए ये क्या है? द आधा और म मिलकर ये बना है पद्यमम। एक और देखिए, आधा श दिया है फिर ट दिया है, इसके नीचे र का साउंड आ रहा है, तो ये र क्या है? र पूरा है, आधा श है आधा ट है, तो क्या लिखा? ये उष्ट्रह। अब देखिए इंद्र में भी आधा न है और द है, द में किसका साउंड आ रहा है? र का आ रहा है, तो ये क्या हो गया? र भी पूरा है और द आधा है, तो ये क्या लिखा? इंद्र। तो ये हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जिनके बीच में स्वर नहीं आता है। देखिए इन तीनों के बीच में स्वर नहीं है। एतानि संयुक्त व्यंजनानि नवीना वर्ण न संति। ऐसे संयुक्त व्यंजन नवीन वर्ण नहीं है, अपितु पृथक पृथक संयुक्त व्यंजन वर्णानाम विशिष्टा लेखन शैली एव। ये संयुक्त व्यंजन नवीन वर्ण नहीं है, ये क्या है? इन्हें अलग अलग
इन संयुक्त व्यंजन वर्णों को लिखने की विशेष शैली है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्ण वियोग। वर्ण वियोग क्या होते हैं? अक्षरों और मात्राओं को अलग अलग करके लिखना, यह होता है वर्ण वियोग। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ये क लिखा है और इस पे हमने ई की मात्रा लगाई, बड़ी ई की मात्रा। तो अब हमको इसका वर्ण वियोग करना है, मतलब व्यंजन और स्वर को अलग अलग करना है या अक्षर और मात्राओं को अलग करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? पहले हमने लिखा क, उसको आधा बनाएंगे, मतलब हलंत लगा के, और इस मात्रा को इससे पृथक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बड़ी ई। तो ये क्या बना? की। इस तरह की क्रिया को वर्ण वियोग कहते हैं। तो यह एक वन शॉट रिवीजन वीडियो है। अगर आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे पहले वीडियो में देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ समझने के लिए 4-5 वर्ड लिखे हैं, हम इसको देखते हैं कि वर्ण वियोग कैसे हुआ है। जैसे सीता, सीता में क्या है? स को हमने आधा किया, उसमें बड़ी की मात्रा थी, हमने उससे पृथक किया। फिर त लिखा, उसको आधा बनाया हलंत लगा के, फिर इसमें आ का स्वर था तो हमने इसको उससे पृथक किया। ठीक है, सीता। अब ये लिखा है मातृण्यम, माता का ऋण। अब यहाँ पे देखिए त में बड़ी री की मात्रा है, तो हमने क्या किया? पहले हमने लिखा माँ को हमने वर्ण वियोग किया, तो पहले हमने म को आधा बनाया, फिर हमने इसमें आ की मात्रा लगाई, फिर इसको हमने त आधा किया और जो बड़ा री की मात्रा है फिर हमने वो लिखा, फिर अण को हमने आधा किया हलंत लगा के, फिर इससे इसका स्वर को पृथक किया और म आधा ही था तो हमने ऐसे लिख दिया, तो क्या हो गया? मातृणम। अब थर्ड देखिए ओम। ओम में ओ स्वर है, ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया, और म आधा ही है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये बन गया ओम। चौथा देखते हैं ब्रह्मचारी। देखिए ब्र, ब्र में किसका साउंड आ रहा है? र का साउंड आ रहा है, तो हमने पहले लिखा आधा ब। अब ये र पूरा है तो र को क्या किया? हमने स्वर से अलग किया, तो ये क्या हो गया? र के नीचे आधा क्या करने के लिए हमने क्या किया? हलंत लगाया और अ लिखा, तो ये हो गया ब्र। अब ये देखिए ह और म, ह आधा है तो हमने हलंत लिखा, और ये जो म है, ये म क्या है? पूरा है, पर हम इसे स्वर से अलग करेंगे तो ये म भी आधा हो जाएगा और अ, तो ये हो गया ब्रह्म। अब यहाँ दिया है चारी, तो च को आधा करेंगे और आ का जो स्वर है उससे हम इसे पृथक करेंगे, फिर हम लिखेंगे र, र को आधा बनाएंगे और उसमें जो बड़ी ई की मात्रा है, जो बड़ी ई का स्वर है उससे पृथक करेंगे, तो ये बन गया ब्रह्मचारी। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कौन से हो गए? संयुक्त व्यंजन हो गया ये ब और र। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन हो गया ह और म, इन दोनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है। अब ये संस्कर्ता, संस्कर्ता में क्या है? देखिए स को आधा किया और इसमें से हमने जो चंद्र बिंदु है, अनुनासिक स्वर है, उसको पृथक किया, फिर हमने आधा स लिखा जैसा इसमें दिया है, फिर हमने क को आधा बनाया, क में से अ के स्वर को हटाया, पृथक किया, फिर हमने लिखा र जो कि आधा है, ये रहा, और फिर त को हमने आ से अलग किया, तो ये बन गया संस्कर्ता, संस्कार करने वाला। तो देखिए इसमें संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? इसमें संयुक्त व्यंजन ये हैं, इन दोनों के बीच में स्वर नहीं आ रहा है, ये भी एक संयुक्त व्यंजन है, इन दोनों के बीच में भी स्वर नहीं आ रहा है। अब छठा हम देखते हैं संवाद। अब संवाद को हम कैसे पृथक करेंगे? देखिए पहले हमने स को आधा किया हलंत लगाकर, फिर अ, फिर हमने लगाया अनुस्वार, फिर व को आधा किया, उसे आ की मात्रा को पृथक किया, फिर द को हमने आधा किया, फिर उसमें से अ लिखा, फिर पीछे विसर्ग लगाए, तो ये क्या बन गया? संवाद। तो इन दोनों में संयुक्त व्यंजन क्या हो गया? देखिए ये अयोग वाह है, यह भी एक व्यंजन है, तो इसमें क्या बना ये संयुक्त व्यंजन? अनुस्वार और आधा व। अब हम पढ़ेंगे धार्ष्ट्यम। धार्ष्ट्यम में र का साउंड
धा के बाद आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि य से पहले वाला जो वर्ण है वो क्या है? अधूरा है, ट। उससे पहले वाला वर्ण भी अधूरा है, श। और उससे पहले वाला वर्ण पूरा है, मतलब धा। तो हम उसको धा के बाद बोलेंगे। और लिखेंगे भी कैसे? देखिए, ध को आ से पृथक किया, ध आधा बनाया, फिर आ लिखा, फिर इसका साउंड कहाँ आ रहा था? धा के बाद र का। तो वो क्या है? आधा ही है, क्योंकि ये लकार में लगा हुआ है। फिर आधा श, फिर आधा ट, फिर य को आधा किया, और अ, फिर म। तो ये क्या हो गया? धाष्ट्यम। अब इसमें देखिए कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 1, 2, 3, 4। इसके अंदर कितने संयुक्त व्यंजन हैं? 4। हम एक और देखते हैं, कार्तसन्यम। देखिए, अब यहाँ पर जो र का साउंड है वो हमने का के बाद बोला है। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाला वर्ण अधूरा है, उसके पहले वाला आधा स अधूरा है, उसके पहले वाला त भी अधूरा है, और उसके पहले वाला वर्ण क्या है? पूरा है। तो क्या आएगा? कार्तसन्यम। अब हम इसे वर्ण वियोग करते हैं। क है, क में हमने आ को पृथक किया, फिर र का साउंड आया, हमने र लिखा, आधा था हमने ऐसे ही लिखा। फिर त आधा है, हमने त लिखा, फिर स आधा है, हमने स आधा लिखा, फिर न आधा है, फिर हमने न लिखा, फिर हमने य लिखा, और फिर हमने य को अ से पृथक किया, और फिर म। तो यहाँ पे ये क्या बना? कार्तसन्यम। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 संयुक्त व्यंजन है। अब हम पढ़ेंगे वर्ण संयुक्त। वर्णों को आपस में जोड़ना, अर्थात स्वर और व्यंजन को आपस में जोड़ना। देखिए, द और आ, व्यंजन और स्वर को आपस में जोड़ा तो क्या बना? दा। श में अ जोड़ा, मतलब व्यंजन को स्वर से जोड़ा तो श। र और अ, व्यंजन और स्वर को जोड़ा तो क्या बना? र। थ में छोटी ई की मात्रा लगाई, और विसर्ग, तो क्या बना ये? दाशरथी। एक और देखते हैं, ह और ई को मिलाया तो क्या बना? ह में छोटी ई की मात्रा मिलाई, तो हमने क्या मिलाया? ये देखिए, ही। म में आ मिलाया, माँ। ल में अ मिलाया, और य, और विसर्ग। अब एक और देखते हैं, क में री है, तो क में री को मिलाया तो बना क्री। आधा श है तो हमने श लिखा, और अण को अ से मिलाया तो लिखा कृष्ण, और हमने विसर्ग लगाया, तो क्या बन गया? ये कृष्ण। और देखते हैं, देखिए, म और अ, ये रहा हमारा व्यंजन, और ये रहा स्वर। दोनों को आपस में मिलाया तो क्या बना? म। अन्य, अन्य आधा है, हमने इसको वैसे लिख दिया। ज में छोटे ऊ की मात्रा मिलाई तो हमने लिखा जू। ल में अ को मिलाया तो हमने लिखा ल, और विसर्ग मंजुलः। अब देखिए, श में छोटी ई की मात्रा है, तो हमने क्या लिखा? शी। अब इन तीनों से, ये एक संयुक्त व्यंजन है, इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? क्ष। तो हमने क्ष लिखा। अब इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? क, और विसर्ग, तो ये बना शिक्षकः। वयम अभ्यासम कुर्मः। अब हम सब अभ्यास करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, कस्य चित्रम? किसका चित्र है? वदंतु लिखंतु च, बोलिए और लिखिए। तो यहाँ पर इन्होंने पहला गणेश भगवान जी का चित्र दिया है, और इन्होंने यहाँ लिखा है गणेशः। उसी प्रकार हम चित्र को देखते हुए उनके शब्द लिखेंगे। तो यहाँ पर एक नाक दी हुई है, तो हम यहाँ लिखेंगे नासिका। अब यहाँ एक पक्षी कबूतर का चित्र दिया है, तो उसे हम लिखेंगे कपोतः। यहाँ पर भारत देश का एक चित्र दिया है, जिसे हम लिखेंगे भारतवर्षः। इसे हम मानचित्र भी लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? मानचित्रः। अब यहाँ श्री राम भगवान जी का चित्र दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे श्री रामः। अब यहाँ एक डमरू का चित्र दिया है, तो हम क्या लिखेंगे इसको संस्कृत में? ढक्का। अब देखिए, यहाँ पे एक हिरण का चित्र दिया है, तो हम लिखेंगे इसे मृगः। यहाँ एक चम्मच का चित्र दिया है, हम लिखेंगे चमसः।
यहाँ यज्ञ का चित्र दिया है तो उसको संस्कृत में भी लिखेंगे यज्ञ। यहाँ एक पैर का चित्र दिया है, यह एक नपुंसक शब्द है, हम लिखेंगे पादम। अब यहाँ दिया है दूसरा प्रश्न, चित्रम पश्यन्तु, चित्र को देखिए, पट्टिकात समुचितान वर्ण समूहान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, पट्टिका से सही वर्ण समूह चुनकर रिक्त स्थान को पूरे करें। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर पट्टिका दिए है और शब्द दिए हैं, तो इन पट्टिका में से हमें शब्द चुनकर फिलअप करने हैं। तो हम नीचे से ही शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, डमरू दिया है और आगे ढ दिया हुआ है। तो हम इस पट्टिका में से एक शब्द लेंगे जो इसको पूरा करेगा। तो यहाँ पर ये डमरू है, इसको संस्कृत में कहते हैं ढक्का। तो हमने यहाँ से ढ लिखा हुआ था, हमने आधा क और का लिया है, वर्ण समूह लिया है और हमने यहाँ लिख दिया ढक्का। अब देखिए ये क्या है, एक शंख का चित्र दिया है, आगे श लिखा है, हम इसमें क्या लिखेंगे, शंख। तो क्या लेंगे हम, हमने यह शब्द चुनकर इसमें फिलअप किया है। अब आगे देखते हैं, यहाँ त्रिशूल का चित्र दिया है तो यहाँ पे शूलम लिखा हुआ है, तो हमने आगे क्या लिख देंगे पट्टिका से, त्रि, तो ये बन गया त्रिशूलम। यहाँ हिंदी के 8 लिखे हुए हैं, इसे संस्कृत में कहते हैं अष्ट। तो यहाँ पे अ लिखा हुआ था, हमने पट्टिका से आधा श और ट चुनकर यहाँ लिखा है। अब ये देखिए दांत दिए हुए हैं, ये अनेक दांत हैं। अगर एक दांत होता तो हम लिखते दंतः, पर यहाँ अनेक दांत हैं तो हमने लिखा दंताः। यह पक्षी की चोंच है, इसे संस्कृत में कहते हैं चंचू, तो हमने लिखा चंचू। अब ये हाथी की सूंड दी हुई है जिसे संस्कृत में कहते हैं शूंडः, तो लिखा यहाँ पे शूंड। ये पेड़ दिया है, इसे संस्कृत में कहते हैं वृक्षः। यहाँ चंद्रमा दिया हुआ है, इसे कहते हैं चंद्रः। और ये कमल का फूल है, इसे संस्कृत में कहते हैं पंकजम। अब तीसरा प्रश्न है, प्रथम वर्णेन पदम वदन्तु लिखन्तु च, पहले वर्ण से पद बनाइए, बोलिए और लिखिए। यहाँ पर पहला वर्ण दिया है अ, तो उससे क्या पद बनाए हैं, क्या शब्द बनाए हैं। पहला बना है अग्नि और दूसरा बना है अस्त्रम। उसी तरह यहाँ क दिया है तो हमने लिखा है कपोतः और कमलम। अब यह च दिया है, यहाँ लिखा है चंद्रः और चंचू। प दिया है, हमने लिखा है पवनः और पर्वतः। अब र दिया है तो हमने लिखा है रामः और राकेशः। यह व्यक्तियों के नाम है, हम व्यक्तियों के नाम भी लिख सकते हैं। अब न दिया है, न से बना नदी और नौका। देखिए इनके पीछे विसर्ग नहीं आएगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। नदी एक स्त्रीलिंग शब्द है, मतलब इकारांत, ठीक है, और नौका एक आकारांत शब्द है, तो इसलिए इनमें विसर्ग नहीं आएगा, ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द है। अब ह से बना हरि और हंसः, त से बना तपह और तनुजा। तनुजा भी एक स्त्रीलिंग शब्द है और पीछे आ का स्वर आ रहा है, तो इसके पीछे विसर्ग नहीं लगेगा। अब देखिए व से बना है विद्या और विनायकः, तो यहाँ पर विसर्ग लगेगा। क क्या है, क के पीछे अ का स्वर आ रहा है, अर्थात यह अकारांत शब्द है, इसलिए यहाँ पे विसर्ग लगेगा। विद्या में आ का स्वर आ रहा है, आकारांत शब्द है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग नहीं लगेगा क्योंकि यह स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम चौथा प्रश्न पढ़ते हैं, स्व परिवारस्य सदस्यानां पूर्ण नामानि लिखन्तु, अपने परिवार के सदस्यों का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए माता, पिता, भगिनी मतलब बहन, भ्राता मतलब भाई, पितामही मतलब दादी, पितामह मतलब दादाजी, मातामही मतलब नानी और मातामह मतलब नाना जी। यहाँ पर क्या है, हमारे सदस्यों के नाम है परिवार के और यह उनको उपाधि दी गई है। तो माता को क्या उपाधि दी जाती है, श्रीमती की। पिता को उपाधि दी जाती है श्रीमान की। भगिनी, भगिनी मतलब बहन, बहन अगर अविवाहित है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो हम क्या लिखाएंगे इसके आगे, सुश्री। अब भाई है, भ्राता को क्या उपाधि दी जाती है, श्रीमान की। पितामही को श्रीमती की, पितामह को श्रीमान की
मातामही को श्रीमती की और मातामह को श्रीमान की। तो ये तो हमारे उपाधि हो गई। अब देखिए प्रथम नाम, मध्य नाम और कुल का नाम। तो प्रथम नाम क्या है, जैसे माता का नाम है उमा, तो हमने प्रथम नाम लिख दिया उमा। अब मध्य नाम क्या है, तो देवी, उमा देवी, मध्य नाम लिख दिया हमने। अब पीछे लिखा हमने गुप्ता, सरनेम लिख दिया है, उमा देवी गुप्ता। इन तीनों के पीछे विसर्ग नहीं आएगा, क्योंकि देखिए म में आ का स्वर आ रहा है ना, आ का स्वर आ रहा है। यह शब्द क्या बन गए, ये आकारांत शब्द बन गए हैं। आकारांत शब्द में विसर्ग नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर ये देवी है, इसमें ई की मात्रा आ रही है, मतलब बड़े ई। यह क्या है, ये इकारांत शब्द है। इकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं, इसलिए इसके पीछे भी विसर्ग नहीं आएगा। अब यह गुप्ता, गुप्ता भी क्या हो गया, आकारांत शब्द हो गया, पीछे आ की मात्रा आ रही है। यह एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसके पीछे भी विसर्ग नहीं आएगा। अब पिता को देखते हैं, श्रीमान से संबोधित किया, नाम क्या है, रमा। पहला नाम है रमा, तो हमने लिखा रमा, अकारांत शब्द है, विसर्ग नहीं आएगा। कांतः, कांतः पे आएगा, क्योंकि त किससे मिलकर बना है, इसके पीछे कौन सा स्वर आ रहा है, तो ये शब्द क्या हो गए, अकारांत शब्द हो गए। अकारांत शब्द के पीछे विसर्ग आता है, क्योंकि यह पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द के पीछे विसर्ग आता है, स्त्रीलिंग शब्द के पीछे विसर्ग नहीं आता है। शर्मा क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि इसके पीछे आ का स्वर आ रहा है, अर्थात आकारांत, इसलिए इसका विसर्ग नहीं आएगा। अब भगिनी, भगिनी को हम सुश्री करके संबोधित करेंगे, क्योंकि यह अविवाहित है। इसका नाम है लता, हमने लता लिखा, विसर्ग नहीं आएगा। मध्य नाम कुछ नहीं दिया है, तो हम डैश कर देंगे। और वर्मा, वर्मा के पीछे भी विसर्ग नहीं आएगा, क्योंकि यह आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब भाई का नाम है, तो हम इसे श्रीमान करके संबोधित करेंगे। इसमें मध्य नाम भी नहीं दिया है और कुल का नाम भी नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है राकेश, तो हम इसको क्या लिखेंगे, राकेश। अब यहाँ दादी का नाम दिया है श्रीमती, दामिनी, देवी, शर्मा। यह तीनों क्या है, यह तीनों स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द में विसर्ग नहीं आता है। अब पितामह, पितामह को हम श्रीमान करके संबोधित करेंगे, और इनका नाम है उमा शंकर वर्मा। उमा क्या हो गया, आ की मात्रा आ रही है, इसलिए हम इसमें विसर्ग नहीं लगाएंगे। शंकर क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये अकारांत शब्द है, इसलिए अकारांत शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं, इसलिए इसमें विसर्ग लगेगा। वर्मा में भी विसर्ग नहीं लगेगा, क्योंकि यह आकारांत शब्द है। अब देखिए माता मही, मतलब नानी का नाम, तो हमने इनको श्रीमती करके संबोधित किया, उपाधि दी, क्या लिखेंगे, विमला, और मध्य नाम नहीं है तो डैश, और शुक्ला, तो विमला शुक्ला। अब नाना जी का नाम है मातामह, क्या करके हम बोलेंगे, श्रीमान। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनका नाम है राम लाल शुक्ला। अब राम क्या है, यह अकारांत शब्द है, देखिए यह क्या है, अकारांत शब्द है, तो यह अकारांत शब्द मतलब पुल्लिंग शब्द है, इसमें विसर्ग लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे, रामः लालः शुक्ला। शुक्ला में विसर्ग नहीं आएगा, क्योंकि यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। पांचवा प्रश्न है, कक्षायाः शिक्षिकाणां शिक्षिकाणां च पूर्ण नामानि लिखन्तु। कक्षा के शिक्षिका और शिक्षक के पूरे नाम लिखिए। तो उपाधि दी है, जो शिक्षिका है उनको हमने श्रीमती करके संबोधित किया है, और जो शिक्षक हैं उन्हें हमने श्रीमान करके संबोधित किया है। तो उपाधि है, ये प्रथम नाम, मध्य नाम और कुल का नाम। तो देखिए श्रीमान में क्या लिखा, दिनेश चंद्र दास। तो ये प्रथम नाम, मध्य नाम और कुल का नाम। यहाँ पे सब में विसर्ग लगेगा, क्योंकि यह सभी पुल्लिंग शब्द हैं, अकारांत शब्द हैं। अब देखिए एक और शिक्षक हैं जिनका नाम है मोहन कुमार, तो हमने लिखा मोहन कुमार, दोनों में विसर्ग लगाया। अब शिक्षिका है, उनका नाम है भगवानी देवी मिश्रा, तीनों में विसर्ग नहीं आएगा। श्रीमती निर्मला कुमारी शर्मा, यह तीनों स्त्रीलिंग शब्द है, नहीं आएगा विसर्ग। अब है श्रीमान रणधीर, मध्य नाम नहीं दिया तो डैश, और कुल का नाम है कपूर, तो हमने दोनों में विसर्ग लगाया, क्योंकि दोनों पुल्लिंग शब्द हैं और अकारांत शब्द हैं। देखिए हमने यहाँ क्या किया, मोहन मोहन कुमार, जब हमने दोनों को अलग अलग लिखा तो दोनों में विसर्ग आएगा,
पर अगर हम दोनों को एक साथ लिखते हैं, जैसे हमने लिखा मोहन कुमार, तो विसर्ग एक ही जगह ही आएगा, तो हम लिखेंगे मोहन कुमारः। अब देखिए यहाँ पे दिया है दिनेश चंद्र। दिनेश चंद्र को जब हमने अलग अलग लिखा तो हमने लिखा दिनेशः, चंद्रः, दासः। पर यहाँ पे अगर हमने इसको एक साथ लिखा है तो हम एक बार ही विसर्ग लगाएंगे, दिनेश चंद्रः दासः। छठा प्रश्न है मित्राणाम पूर्ण नामानि लिखन्तु। यह भी वैसे ही लिखेंगे, प्रथम नाम, मध्य नाम, अंत्य नाम, मतलब कुल का नाम। तो प्रथम नाम है सत्यम, मध्य नाम है कुमार, कुल का नाम नहीं दिया है तो हमने लगा दिया डैश। तो हम क्या लिखेंगे, सत्यमः कुमारः। अब दिया है नीलांश, नीलांशः, मध्य नाम नहीं दिया तो डैश, और क्या है सरनेम, ठाकुरः, है ना। तो ये सब क्या है, अकारांत शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द हैं, इसलिए विसर्ग आएगा। अब यहाँ दिया है वीरेंद्र, प्रथम नाम दिया है, मध्य नाम नहीं दिया है और कुल का नाम नहीं दिया है, तो हमने क्या लिखा, वीरेंद्रः। अब पढ़ते हैं योग्यता विस्तार। वर्णानाम षट उच्चारण स्थानानि, वर्णों के 6 उच्चारण स्थान हैं। तो हम आगे पढ़ चुके हैं। पहला है कंठ, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे गले का प्रयोग होता है। जैसे हमने आगे वर्गीय और स्पर्श वर्ण में पढ़ा था, क वर्ग। इस वर्ग समूह के सारे वर्ण गले की मदद से बोले जाते हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ, ण। अब दूसरा है तालु, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा तालु को टच करती है, जैसे च वर्ग के। इस वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उसमें हमारी जीवा क्या करती है, तालु को टच करती है। तो आप च वर्ग का देखेंगे, उसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। अब देखते हैं हम मूर्धा, मतलब मूर्धन्या वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा मूर्धा को टच करती है, मतलब जो तालु के जस्ट पास में होती है। तो इसके अंतर्गत कौन से वर्ग आते हैं, ट वर्ग आते हैं। ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा मूर्धन्या को टच करती है, जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके बाद आता है चौथा दंत। इसके अंतर्गत त वर्ग के वर्ण आते हैं। त वर्ग के वर्ण कौन से होते हैं, त, थ, द, ध, न। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा दांतों को टच करती है, इसलिए इन्हें दंत वर्ण कहते हैं। अब आता है ओष्ठ, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हम होठ की सहायता लेते हैं, मतलब जैसे कि प वर्ग के वर्ण। प वर्ग के वर्ण समूह कौन से होते हैं, प, फ, ब, भ, म। आप देखेंगे कि जब आप इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपके होठों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इन्हें कहते हैं ओष्ठ वर्ण। अब छठा है नासिका, मतलब नासिक्या वर्ण, अर्थात नाक की सहायता से बोले जाने वर्ण। कौन से होते हैं वो, अण, ञ, ण, म, न। ये सब क्या होते हैं, नाक की द्वारा बोले जाते हैं, नाक की सहायता से। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्वेषां वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, सभी वर्णों के उच्चारण स्थान। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए पहला हम देखते हैं कंठ्या, गले से। आप गले से बोल के देखेंगे तो आप जैसे कि आपने ए और ऐ है ना, ये क्या है, ये ऐसे वर्ण हैं जो तालु और गले की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए इसमें भी ए और ऐ आ रहा है, इसके अंतर्गत भी ए और ऐ आ रहा है। तो ये क्या है, ऐसे वर्ण हैं जो तालु और गले की सहायता से बोले जाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। और कुछ वर्ण ऐसे हैं जो कंठ और होठों की सहायता से बोले जाते हैं। तो आप इनको बोल के देखें, ओ, औ। देखिए इसमें भी है ओ और औ। आप यह वर्ण होठों की भी सहायता से बोल रहे हैं और गले से भी आवाज आ रही है, तो ये कौन से वर्ण हो जाएंगे, कंठोष्ठ्यो वर्ण। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो दांतों और होठों से बोले जाते हैं, तो वो कौन से वर्ण होते हैं, ये व। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपके दांतों और होठों दोनों का प्रयोग होगा। तो इन वर्ण को क्या कहते हैं, दंत्योष्ठ्य वर्ण। नासिक्या हम पढ़ चुके हैं। देखिए अंग मतलब नाक से बोले जाने वाले शब्द, अड़, न्य, ड़, न, म। परियोजना कार्यम, तो हम पढ़ते हैं
प्रथमं पाठं विहाय अस्मिन् पुस्तके आगतानां दशानां संयुक्त व्यञ्जनपदानां संग्रहणं कुर्वन्तु, तेषां वर्णवियोग अपि कुर्वन्तु। प्रथम पाठ को छोड़कर इस पुस्तक में आने वाले 10 दशाना मतलब 10 संयुक्त व्यंजन पदों का संग्रहण कीजिए, तेषां मतलब उनके वर्ण वियोग भी कीजिए। देखिए वृक्ष, अब वृक्ष क्या है, द्वितीय पाठ से लिया गया है और इसका वर्ण वियोग कैसे किया है, ये देखिए व में री की मात्रा जो है उसको पृथक किया तो आधा व बना और री बना। क्ष है तो यह किससे बनता है, आधा क आधा श और अ से, तो ये क्या बन गया, क्ष और विसर्ग, तो ये बन गया वृक्ष। देखिए अब दूसरा देखते हैं वैद्या, व में ऐ की मात्रा हटाई तो ये क्या बना, वै और द्या, द और य और उसमें आ की मात्रा, तो ये क्या बन गया, वैद्या। तो ख है नामांत्याक्षरी क्रीड़ा, नाम अंताक्षरी। शिक्षिका शिक्षकः छात्रान् समुदयेन विभज्य प्रथम गणस्य छात्रान् छात्रः स्वनामधेयं वक्तुं। शिक्षक या शिक्षिका छात्रों को दोनों भागों में विभाजित करके प्रथम दल के छात्र या छात्रा में अपने नाम को बोलने का निर्देश करेंगे। छात्राः छात्रः स्वनामधेयं वदति, छात्र या छात्रा अपना नाम बोलेंगे। तदंतरम उसके बाद द्वितीय गणस्य दूसरे दल के छात्राः छात्र उत्तिष्ठति, छात्र या छात्रा उठेंगी। उक्तस्य नामधेयस्य अंतिम व्यंजन वर्ण स्वीकृत्य तेन वर्णेन आरम्भमाणं किंचिद नाम वदति, उसके नाम का अंतिम व्यंजन वर्ण को स्वीकार करके उस वर्ण के आरंभ में कोई नाम बोलेगा। ततः अग्रे उक्तस्य नामधेयस्य अंतिम व्यंजन वर्णं स्वीकृत्य पुनः प्रथम गणस्य छात्राः छात्रः उत्थाय तेन वर्णेन आरम्भमाणं किंचिद अन्यद नामधेयं वदति, उसके आगे उस नाम का अंतिम व्यंजन वर्ण को स्वीकार करके फिर से प्रथम गण का छात्र उस वर्ण से कोई नाम बोलेगा। अनेन प्रकारेण क्रमशः क्रीड़ा प्रचलति, इसी प्रकार से लगातार खेल चलता रहेगा। अब ग देखते हैं, चित्राणि ध्यानेन पश्यन्तु, चित्र को ध्यान से देखिए। शिक्षकस्य शिक्षक के सहायेन सहायता से एतेषां इन चित्राणां चित्रों की विशिष्ट्यं लिखन्तु, विशेषता को लिखिए। कुक्कुटः विरोति, मुर्गा बांग देता है, तो ये कैसे दे रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, उ उ उ ऊ, पहले एक मात्रा में आवाज कर रहा है, फिर एक मात्रा में आवाज कर रहा है, उसके बाद ये दुगनी मात्रा में आवाज कर रहा है और उसके बाद ये 3 गुना समय लेता है, मतलब तिगुनी मात्रा में आवाज करता है। चाक्षः नीलकंठ विरोधी, ये पक्षी है नीलकंठ, यह क्या करता है, ह्रस्वः मतलब एक मात्रा का, एक मात्रा में आवाज करता है। वायसः काकः विरोती, यह मतलब कौवा आवाज करता है, दीर्घः मतलब 2 मात्रा की आवाज करता है। शिखी मयूरः केकाम करोति, मतलब मोर जब आवाज करता है तो वह 3 मात्रा में ध्वनि करता है, मतलब प्लूतः। अब चौथा है नकुलः ध्वनयति, नकुल मतलब नेवला, नेवला जब आवाज करता है तो कैसी ध्वनि करता है, अर्धमात्रकम, आधी मात्रा की ध्वनि करता है। तो ये था हमारे चैप्टर 1 का रिवीजन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय।